नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इंडिया की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है G20 और G20 अब G21 बन गया है और कौन से नए सदस्य को ऐड किया गया है और दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है। तो इस पूरे मामले पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि G20 समिट की फर्स्ट बैठक कब हुई थी। तो इसका आंसर मैं इस वीडियो में भी दूंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से सुने और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ G20। तो G20 मैं आपको बता दूं कि एक 20 कंट्रीज़, मतलब 19 इसमें कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसको मिला के G20 कंट्रीज़ कहा जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें मेजर इकोनॉमी जो डेवलप्ड हो चुकी हैं और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो इसमें ऐड की गई हैं और ये एड्रेस करती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज को। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन से ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज आते हैं। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण जो डिजास्टर हो रहे हैं वो कोई चैलेंज ग्लोबली आता है, तो उसके ऊपर ये सब कंट्रीज़ मिलकर डिस्कस करती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि ये G20 कंट्रीज़ है कौन-कौन? तो आइए जानते हैं कि ये G20 कंट्रीज़ कौन-कौन है, जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ मिलकर पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज है उसको एड्रेस करती है। तो आइए जानते हैं मेनली जो G20 कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो 1999 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 20 मेंबर्स हैं और 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें आती है और 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी भी इन G20 कंट्रीज़ में आती है। और 2008 में फर्स्ट लीडर्स मीटिंग हुई थी। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो सब मिलके G20 बनाती हैं। और लेकिन अब G20 G21 बन गया है क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, क्योंकि जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने सुना होगा, इसमें टोटल 27 कंट्रीज़ आती हैं। वैसे ही एक अफ्रीकन यूनियन है, इसमें टोटल 55 कंट्री आती हैं। अफ्रीकन यूनियन काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा था कि उन्हें भी G20 में एक परमानेंट सदस्यता मिल सके, लेकिन बहुत से देश इस बात का विरोध कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जब G20 की अध्यक्षता हमें मिलेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करने की। तो उन्होंने यहाँ पर ये कर दिखाया। तो एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर जब इनॉग्रल सेशन शुरू हुआ 2 दिन का, तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि अफ्रीकन यूनियन अब G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो इसमें टोटल 55 नेशन आते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे न्यूज़ की कटिंग भी देख सकते हैं। तो और पीएम मोदी जी ने सेशन को शुरू करने से कहा कि बिफोर वी स्टार्ट आवर वर्क, आई इनवाइट द AU, दैट इज़ अफ्रीकन यूनियन प्रेसिडेंट, एज ए परमानेंट मेंबर टू टेक हिज पोजीशन। तो यह ऐसा अनाउंस करने के बाद जो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन है, जो अभी कोमोरोस जो देश है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, उनका नाम है अज़ाली असौमनी। तो वो वहाँ पर इनवाइट किए गए और उनको लेने के लिए हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, वो वहाँ पर गए और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट अज़ाली असौमानी के साथ उनकी चेयर तक आए। साथ ही में पीएम मोदी जी ने उन्हें गले लगाया। तो 1999 के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब इस ग्रुप की एक्सपेंशन की गई हो। इससे पहले सिर्फ 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन मिला के G20 बनती थी, लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन को मिला के ये G21 बन गया है। आगे बढ़ने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही सुंदर वीडियो रिलीज़ किया है, आइए उसको देखते हैं। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए
आमंत्रित करता हूं एक्सेलेंसी। तो दो इम्पोर्टेंट ब्लॉक, एक यूरोपियन यूनियन जो ऑलरेडी G20 का मेंबर था और एक अफ्रीकन यूनियन जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यूरोपियन यूनियन पूरे इसमें 27 कंट्रीज़ हैं और जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें 55 कंट्रीज़ हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है। वर्ल्ड मैप पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड हैं और हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्री हैं। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 448 मिलियन पीपल यूरोपियन यूनियन में है, यानी कि 44 करोड़ पीपल यूरोपियन यूनियन में हैं। और पॉपुलेशन अगर अफ्रीकन यूनियन में देखी जाए तो 1.4 बिलियन, यानी कि 140 करोड़ लोग अफ्रीकन यूनियन में हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो 18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है यूरोपियन यूनियन की, जबकि अफ्रीकन यूनियन की जीडीपी बहुत कम है, वो है 3 ट्रिलियन डॉलर जो जीडीपी है वो अफ्रीकन यूनियन की है। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो ब्रसल में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन की तो अदिस अबाबा जो कि इथोपिया एक कंट्री है, वहाँ पर ये इसका हेडक्वार्टर है। इस G20 समिट में एक और हमें भारत की जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है वो देखने को मिली, उसका उदाहरण मिला, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो G20 की समिट भारत में होने वाली है वहाँ पर G20 कंट्रीज़ के बीच में कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक साइड जो यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले वेस्टर्न कंट्रीज़ खड़ी हैं और दूसरी साइड रशिया को सपोर्ट करने वाले रशिया, चाइना और कुछ कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर कंसेंसस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात लग रही थी, लेकिन भारत ने ये कारनामा करके दिखाया। भारत ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल से रशिया को कंडेम किए बिना यूक्रेन के वॉर में पीस लाने को कहा। तो यहाँ पर रशिया की भी बात रह गई और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ भी मान गई। तो यहाँ पर भारत ने अपना डिप्लोमेटिक जो एक स्किल्स है वो दिखाए और पूरे कंट्रीज़ को एक साथ लेकर आया। ये कारनामा सिर्फ भारत ही कर सकता है, क्योंकि अभी भारत ही एक ऐसी कंट्री है जो यूएसए और रशिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशन एंजॉय कर रहा है। आप बहुत से न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि G20 लीडर्स रीच कंसेंसस ऑन ऑल इशू इन जॉइंट कम्युनिक। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक विक्ट्री एक भारत की हम बोल सकते हैं। इस जॉइंट स्टेटमेंट को दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की तो उसकी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। कितना प्राउड मोमेंट है हम इंडियंस के लिए। तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी जी ने भी ट्वीट की कि हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड विद अडॉप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है। भारत में हुई G20 समिट को इतना सफल इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगर हम पिछली 6-7 साल की जो समिट देखें तो सबसे ज़्यादा वर्क, सबसे ज़्यादा आउटकम
इंडिया में आई है। तो इंडिया में आप देख सकते हैं जो आउटकम है 73 हैं, और अगर हम इनको कंपेयर करें पिछली कुछ 6-7 जो सबमिट है उनसे, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में आउटकम आई है। और अनेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी 39 आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया की तरफ से अनेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं, और बाकी जो आप कंपेयर करें तो बहुत कम है। और टोटल जो यहाँ पर 112 जो टोटल यहाँ पर आउटकम आई है, तो ये बहुत ज़्यादा है पिछले कुछ 5 से 6 सालों में जितने भी सबमिट हुए थे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो G20 सबमिट हुआ, ये एक हिस्टोरिक है। और यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं और फिर से आएँगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।